आज का विषय है एक ऐसा शब्द जिसे हम सब जानते हैं, शिक्षण यानी टीचिंग। हाँ, जानते तो हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। बिल्कुल। हमारे पास द एसेंस एंड नेचर ऑफ टीचिंग नाम के एक दस्तावेज से कुछ अंश है। और देखिए, जब भी हम शिक्षक के बारे में सोचते हैं ना, तो वही तस्वीर आती है दिमाग में। हाँ, एक क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, लेक्चर। लेकिन क्या शिक्षण बस इतना ही है? तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि एक शिक्षक सिर्फ क्या करता है या वो असल में क्या होता है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए स्रोत की शुरुआत ही इसी विचार से होती है कि शिक्षण का मतलब सिर्फ किसी के दिमाग में जानकारी भरना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा माहौल बनाने की कला है जिसमें कोई सीख सके, बढ़ सके। एक तरह से ये एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को रास्ता दिखाया जाता है, उसे सुविधा दी जाती है, उसका समर्थन किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ताकि वो ज्ञान, हुनर और यहाँ तक कि जीवन के मूल्यों को भी अपना सके। ठीक है, तो चलिए इस विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारे पास कई अलग अलग विचारकों की परिभाषाएं हैं। शुरू करते हैं कुछ सीधी सादी परिभाषाओं से। जैसे V.O. स्मिथ कहते हैं, सीखने को प्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। बहुत छोटा लेकिन बहुत दमदार। बिल्कुल, ये एक तरह से शुरुआती बिंदु है कि शिक्षण का अंतिम लक्ष्य तो सीखना ही है। हाँ। अगर सीखना नहीं हो रहा है तो फिर शिक्षण अधूरा है, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से पढ़ाया गया हो। सही बात है। और इसी से थोड़ी अलग परिभाषा क्लार्क की है। वो कहते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाना। व्यवहार में बदलाव? हाँ, ये थोड़ा और तकनीकी लगता है, जैसे किसी को कोई नया हुनर सिखाना जिससे उसका काम करने का तरीका ही बदल जाए। ये सुनने में थोड़ा मशीनी सा लगता है, मतलब जैसे किसी को प्रोग्राम किया जा रहा हो। इसमें वो मानवीय पहलू कहाँ है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं से शिक्षण की परिभाषाएं और दिलचस्प होने लगती हैं। H.C. मॉरिसन इस मशीनी विचार को एक तरह से तोड़ते हैं। वो कहते हैं, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है। अच्छा, घनिष्ठ संपर्क। हाँ, देखिए, क्रिया या व्यवहार जैसे शब्दों की जगह घनिष्ठ संपर्क शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जानकारी के लेन देन से हटकर एक मानवीय रिश्ते की बात हो गई। बिल्कुल, ये एक मेंटर और मेंटी के रिश्ते जैसा है, जहां सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि दिल भी जुड़ते हैं। तो हम एक तरह का विकास देख रहे हैं। पहले सिर्फ जानकारी देना, हाँ, एक एवोल्यूशन सा। हाँ, फिर व्यवहार बदलना, और अब एक गहरा मानवीय संबंध बनाना। ये दिलचस्प है कि हमारे स्रोत में भारतीय विचारकों का भी जिक्र है, जो इस मानवीय पहलू को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। जहां पश्चिमी विचारक शिक्षण को एक बाहरी प्रक्रिया के रूप में देख रहे थे, वहीं भारतीय विचारक इसे एक आंतरिक यात्रा के रूप में देखते हैं। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं, सच्चे शिक्षक वो हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। सोचने में मदद करते हैं, न कि ये बताते हैं कि क्या सोचना है। बिल्कुल, शिक्षक जवाब नहीं देता, वो सही सवाल पूछना सिखाता है। और स्वामी विवेकानंद तो इसे और भी गहरा बना देते हैं। उनका कहना है, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये विचार तो पूरी धारणा ही बदल देता है। इसका मतलब हम किसी खाली बर्तन में कुछ भर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, ये विचार क्रांतिकारी है। विवेकानंद के अनुसार ज्ञान, क्षमता, पूर्णता सब कुछ पहले से ही हर इंसान के अंदर है, एक बीज की तरह। हाँ, एक बीज की तरह। शिक्षक का काम है उस बीज पर पानी और धूप डालना, ताकि वो खुद एक पेड़ बन सके। शिक्षक बाहर से कुछ थोपता नहीं, बल्कि अंदर जो छिपा है उसे बाहर आने का रास्ता दिखाता है। ये तो शिक्षण को एक बहुत ही सम्मानजनक काम बना देता है ही? आप किसी को कुछ दे नहीं रहे, आप उसे ये खोजने में मदद कर रहे हैं कि उसके पास पहले से क्या है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पूर्णता पहले से ही अंदर है। लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो एक गणित के शिक्षक के लिए इसका क्या मतलब होगा? वो किसी छात्र के अंदर से पाइथागोरस प्रमेय की पूर्णता को कैसे अभिव्यक्त कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि शिक्षक ये मानकर चलता है कि छात्र में तर्क करने और समस्या को सुलझाने की क्षमता पहले से मौजूद है। वो सीधे फॉर्मूला नहीं रटाएगा। अच्छा। इसके बजाय वो ऐसी स्थितियां बनाएगा, ऐसे सवाल पूछेगा जिससे छात्र खुद उस फॉर्मूले के तर्क तक पहुंच सके। वो छात्र को सिर्फ क्या नहीं बताएगा, बल्कि क्यों और कैसे खोजने के लिए प्रेरित करेगा। और M.K. गांधी का विचार भी इससे जुड़ता है, जब वे कहते हैं कि शिक्षा का मतलब बच्चे और इंसान में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना। ये विवेकानंद की बात कही तो दूसरा रूप है।
तो इन सभी परिभाषाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। शिक्षण सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, ये एक रिश्ता है, एक यात्रा है जो बाहर से शुरू होकर इंसान के अंदर तक जाती है। स्रोत में जॉन डेवी का भी जिक्र है। वो कहते हैं शिक्षा जीने की प्रक्रिया है, भविष्य के जीवन की तैयारी नहीं। ये बात इन सब विचारों को कैसे जोड़ती है? डेवी एक तरह से इन सभी दार्शनिक बातों को जमीन पर लाते हैं। उनका कहना है कि सीखना क्लासरूम की चार दीवारी में कैद नहीं होना चाहिए, असल जिंदगी से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर बच्चे क्लास में कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें दिखना चाहिए कि उसका उनकी दुनिया में क्या मतलब है। शिक्षा भविष्य में किसी नौकरी के लिए सिर्फ तैयारी नहीं है, बल्कि ये आज बेहतर ढंग से जीने का तरीका है। इन सभी परिभाषाओं को सुनकर, मतलब चाहे वो व्यवहार बदलना हो या अंदर की प्रतिभा को जगाना, मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या शिक्षण का कोई एक तय फॉर्मूला है, एक विज्ञान, या ये हर शिक्षक के अपने अपने अंदाज की एक कला है? स्रोत कहता है कि ये दोनों हैं। दोनों? हाँ, और ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पहले विज्ञान वाले हिस्से को समझते हैं। शिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि ये व्यवस्थित है, इसके पीछे सिद्धांत हैं। एक अच्छा शिक्षक यूं ही क्लास में नहीं चला जाता। उसके पास एक पाठ योजना होती है, उसे पता होता है कि सीखने के उद्देश्य क्या हैं, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करनी है। हाँ, और वो कैसे आकलन करेगा कि छात्रों ने सीखा है या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया सोची समझी और नियोजित होती है। ठीक है, विज्ञान वाली बात तो समझ आती है, एक पूरा सिस्टम है। लेकिन कला? ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए? नहीं, ये सिर्फ पर्सनैलिटी से कहीं ज्यादा है। ये कला ही है जो एक अच्छे शिक्षक और एक महान शिक्षक के बीच का अंतर तय करती है। अच्छा, कैसे? सोचिए, दो शिक्षकों को एक ही लेसन प्लान, एक ही किताब और एक ही विषय दिया जा सकता है। ठीक है। विज्ञान वाला हिस्सा दोनों के लिए बराबर है, लेकिन एक शिक्षक उस विषय को कहानी की तरह सुनाकर, छात्रों में जिज्ञासा जगाकर और उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव बनाकर उसे यादगार बना देता है, जबकि दूसरा उसे बस जानकारी की तरह पेश करता है। सही बात है। तो ये जो जुनून, रचनात्मकता और छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता है, यही शिक्षण की कला है। ये कला और विज्ञान वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, कैसे एक ही विषय को दो अलग अलग टीचर पढ़ाते थे और जमीन आसमान का फर्क होता था। बिल्कुल। प्लान तो दोनों का एक ही था, पर शायद यही कला का अंतर था। स्रोत में यह भी कहा गया है कि शिक्षण संवादात्मक है, आधिकारिक नहीं। ये भी कला वाले हिस्से से ही जुड़ता होगा। बिल्कुल। पुराना मॉडल था सेज ऑन द स्टेज, यानी मंच पर खड़ा एक ज्ञानी जो बोल रहा है और बाकी सब चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ, आधिकारिक तरीका। नया और बेहतर मॉडल है गाइड ऑन द साइड, यानी एक मार्गदर्शक जो आपके साथ खड़ा है। ये संवादात्मक है, एक दो तरफा प्रक्रिया, जिसमें छात्र सिर्फ सुनते नहीं बल्कि हिस्सा लेते हैं। हाँ, वे सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं और मिलकर सीखते हैं। ये डॉक्टर राधाकृष्णन की बात से सीधे जुड़ता है कि शिक्षक हमें खुद सोचने में मदद करता है। और अगर ये कला है और संवादात्मक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये कठोर नहीं हो सकता, इसे लचीला होना पड़ेगा। एकदम सही। इसीलिए स्रोत शिक्षण की प्रकृति को गतिशील और लचीली बताता है। एक ही तरीका हर छात्र या हर क्लास पर काम नहीं कर सकता। एक महान शिक्षक स्थिति को पढ़ता है, छात्रों की ऊर्जा को समझता है और जरूरत पड़ने पर अपनी योजना को मौके पर ही बदल देता है। तो ये एक आकार सभी के लिए उपयुक्त वाला दृष्टिकोण नहीं है। बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ये इतना गतिशील है, इसलिए ये एक सतत प्रक्रिया भी है। कोई भी शिक्षक पहले दिन ही परफेक्ट नहीं होता। ये अनुभव, फीडबैक और आत्मचिंतन से लगातार बेहतर होता जाता है। ठीक है, तो हमने शिक्षण की परिभाषा और उसकी प्रकृति को समझा, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प हिस्सा है जहाँ स्रोत कुछ मिलते जुलते शब्दों के बीच का अंतर बताता है। शिक्षण, टीचिंग, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, मार्गदर्शन, गाइडिंग और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। हम अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। हाँ, और इनमें बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। इन्हें समझना जरूरी है। शिक्षण यानी टीचिंग, इन सब में सबसे बड़ा और व्यापक शब्द है। ये एक छाते की तरह है जिसके नीचे बाकी सब आते हैं। अच्छा। ये समग्र है। इसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य, आलोचनात्मक सोच, सब कुछ शामिल है। ये क्या और क्यों दोनों पर ध्यान देता है। तो फिर अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन क्या है? ये बहुत औपचारिक शब्द लगता है। अनुदेश का मतलब है किसी काम को करने के लिए दिए गए व्यवस्थित और क्रमबद्ध कदम। ये बहुत विशिष्ट होता है। जैसे जब आप IKEA से कोई फर्नीचर लाते हैं तो उसके साथ जो मैनुअल मिलता है वो अनुदेश है। पहले पेंच A को छेद B में डालें। हाँ, बिल्कुल।
ये आपको क्यों नहीं बताता, सिर्फ कैसे बताता है। ठीक है, ये स्पष्ट है। और मार्गदर्शन यानी गाइडिंग? मार्गदर्शन है दिशा दिखाना। इसमें समर्थन और सलाह देना शामिल है, लेकिन काम खुद व्यक्ति को करना होता है। जैसे एक टूरिस्ट गाइड। बिल्कुल सही उदाहरण। वो आपको पहाड़ पर उठाकर नहीं ले जाता, वो आपको रास्ता दिखाता है, बताता है कि कहाँ खतरा है, कहाँ सुंदर नज़ारा है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। ठीक है। और आखिर में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का सीधा संबंध एक विशिष्ट कौशल या हुनर को विकसित करने से है। जैसे साइकिल चलाना सीखना। हाँ, साइकिल चलाना, कार चलाना या किसी नए सॉफ्टवेयर पर काम करना सीखना, ये सब प्रशिक्षण है। इसमें अभ्यास और दोहराव पर बहुत जोर होता है, जब तक कि वो कौशल आपकी आदत न बन जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा शिक्षक इन सभी का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, एक विज्ञान शिक्षक की कल्पना कीजिए। ठीक है। जब वे छात्रों को एक प्रयोग करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया बताता है, तो वो अनुदेश दे रहा है। जब छात्र प्रयोग के दौरान किसी समस्या में फंस जाते हैं और वो उनसे सवाल पूछकर उन्हें समाधान की ओर धकेलता है, तो वो मार्गदर्शन कर रहा है। अच्छा। जब वो उन्हें माइक्रोस्कोप का सही तरीके से उपयोग करना सिखाता है, तो वो प्रशिक्षण दे रहा है। और ये सब मिलकर। और जब वो ये सब करते हुए उन्हें वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा का महत्व समझाता है, तो ये सब मिलकर शिक्षण कहलाता है। वाह, ये बहुत ही साफ हो गया। तो आज हमने शिक्षण की परिभाषाओं से लेकर उसके स्वभाव तक की एक लंबी यात्रा की। हमने समझा कि यह सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक गतिशील संवादात्मक कला और विज्ञान है। इसका असली मकसद दिमाग को भरना नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की क्षमता को उजागर करना है और उसे रूपांतरित करना है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, रूपांतरण। इन सभी विचारों में जो एक धागा समान है, वो है बदलाव। अच्छा शिक्षण एक व्यक्ति को बदल देता है, सिर्फ उसके ज्ञान को नहीं, बल्कि उसके कौशल, उसके सोचने के तरीके और यहाँ तक कि उसके मूल्यों को भी। हाँ, जैसा कि स्रोत में एनएल गेज का एक उदाहरण है, यह व्यवहार क्षमता को बदलने के उद्देश्य से पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है। यह सिर्फ कुछ नया जानना नहीं है, यह कुछ नया बनना है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि शिक्षण का प्रभाव सिर्फ परीक्षा के नतीजों तक सीमित नहीं है, यह किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को आकार दे सकता है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन स्रोतों ने हमें ये तो बताया कि एक शिक्षक क्या करता है, लेकिन अगर शिक्षण का असली सार सीखने का माहौल बनाना, क्षमता को उजागर करना और किसी को बढ़ने में मदद करना है, तो ये हमें अपनी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।